हेलो दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल एडवाइजर पर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो साइजिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है और साइजिंग प्रोसेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है। साइजिंग प्रोसेस के दौरान कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं दोस्तों, और जो साइजिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर हम प्रोसेस कंट्रोल कैसे करें। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, मेरे डिस्कशन का सब्जेक्ट है साइजिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्ट ऑफ साइजिंग, प्रिकॉशंस ऑफ साइजिंग, प्रोसेस कंट्रोल इन साइजिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि साइजिंग होती क्या है एक्चुअली, और साइजिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और साइजिंग कौन सी यार्न की करी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए एक्चुअल में साइजिंग क्या होती है। द साइजिंग इज ए प्रिपरेटरी प्रोसेस ऑफ वीविंग विच कम्स आफ्टर वार्पिंग। दोस्तों, ये जो साइजिंग की प्रोसेस होती है ये एक वीविंग प्रिपरेटरी प्रोसेस होती है, तो वार्पिंग के बाद में आती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल प्रिपरेटरी प्रोसेस। दोस्तों, ये जो हमारी साइजिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही क्रिटिकल होती है, मतलब निर्णायक होती है। द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए थिन फिल्म ऑफ एडेसिव एंड बाइंडर ऑन द yarn surface to improve the weavability of yarn is called sizing process। दोस्तों, ये जो साइजिंग की प्रोसेस होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वार शीट के ऊपर एक थिन फिल्म अप्लाई की जाती है, उसकी कोटिंग करी जाती है। तो दोस्तों, जो वो थिन फिल्म होती है उसके अंदर एडेसिव होते हैं और बाइंडर होते हैं मेनली। तो दोस्तों, साइजिंग करने से क्या होता है कि हमारे यार्न की जो वीवेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो दोस्तों, इट इज़ एसेंशियल फॉर वीविंग द फैब्रिक विद सिंगल प्लाई स्पन यार्न। दोस्तों, ये जो हमारी साइजिंग प्रोसेस होती है, तो क्या होता है कि यदि आप किसी कपड़े की वीविंग कर रहे हो और उसके अंदर वार्प के अंदर सिंगल प्लाई स्पन यार्न यूज हो रहा है, चाहे वो कॉटन का हो सिंगल प्लाई यार्न और वो स्पन हो, चाहे पॉलिस्टर का स्पन यार्न हो सिंगल प्लाई हो, चाहे किसी भी फाइबर का हो, तो उसके लिए हम साइजिंग का प्रयोग करते हैं। द क्वालिटी ऑफ साइजिंग प्रोसेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ लूम एंड क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक टू बी वोवन। दोस्तों, हमारी जो साइजिंग की क्वालिटी होती है, जितनी अच्छी साइजिंग होती है तो वो उतना ही अच्छा आपकी लूम का परफॉर्मेंस आता है और आपके फैब्रिक की क्वालिटी भी आती है। द पीपल से दैट साइजिंग इज़ द हार्ट ऑफ वीविंग। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री में एक कहावत है कि साइजिंग इज़ द हार्ट ऑफ वीविंग। जो आपकी साइजिंग होती है वो वीविंग का हार्ट होती है। दोस्तों, इन दिस प्रोसेस द वार्प शीट gets immersed in the paste of adhesive and binder। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारी वार्प शीट होती है वो एडेसिव और बाइंडर के लिक्विड में इमर्ज होती है। देन द वार्प इज स्क्वीज्ड प्रॉपर्ली टू एलिमिनेट एक्सेस अमाउंट ऑफ एडेसिव। दोस्तों, इसके बाद में जो वार्प शीट होती है उसकी स्क्वीजिंग करी जाती है, जिससे कि उसमें जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साइजिंग लिक्विड होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। नाउ द वार्प इज ड्राइड एंड द एंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो हमारी वार्प शीट होती है उसको पहले तो ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद में हम सारे धागों को अलग अलग करते हैं, मतलब एंड टू एंड सेपरेशन करते हैं। नाउ द वार्प एंड्स आर बाउंड ऑन द वीवर्स बीम। दोस्तों, इस प्रोसेस के अंदर जब आपके धागे अलग अलग हो गए, एंड टू एंड सेपरेशन हो गया, तो उसके बाद में हम जो वार्प शीट है उसको वीवर्स बीम पर बाइंड करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ वार्प यार्न इज इंक्रीज आफ्टर साइजिंग प्रोसेस। जो हमारी धागे की स्ट्रेंथ होती है साइजिंग प्रोसेस के बाद में बढ़ जाती है। द हेरीनेस ऑफ यार्न गेट्स रिड्यूस्ड। तो दोस्तों, जो हमारे धागे के अंदर हेरीनेस होती है, मतलब प्रोट्रूडिंग फाइबर बाहर को दिख रहे होते हैं, वो भी सरफेस के साथ में क्या होता है स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे कि धागे की हेवीनेस भी घट जाती है। ड्यूरिंग साइजिंग प्रोसेस वार्प यार्न
पासेज अंडर मॉडरेट टेंशन। दोस्तों क्या होता है, साइजिंग के दौरान जो हमारा वार्प यार्न होता है एक मॉडरेट टेंशन के द्वारा गुजरता है। दिस टेंशन कॉजेज सम स्ट्रेच इन द यार्न। दोस्तों ये जो मॉडरेट टेंशन हमारे वार्प शीट पर लगता है, इससे क्या होता है कि हमारे धागे में कुछ स्ट्रेच आता है। दस एलोंगेशन ऑफ यार्न आफ्टर साइजिंग गेट्स रिड्यूस्ड। दोस्तों साइजिंग करने के बाद में क्या होता है कि हमारे वार्प के धागे का एलोंगेशन कुछ सीमा तक रिड्यूस हो जाता है। दिस टेंशन कॉजेज सम स्ट्रेच इन द यार्न। दिस इज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ साइजिंग प्रोसेस। दोस्तों ये जो हमारे धागे के एलोंगेशन का घटना होता है वो साइजिंग प्रोसेस का एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। Many type of sizing agents are used in sizing process to improve various properties of the yarn। दोस्तों साइजिंग के दौरान जो हम लिखकर प्रिपेयर करते हैं, साइजिंग लिखकर उसके अंदर बहुत सारे टाइप के एजेंट्स यूज किए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट केयरफुली एंड प्रिसाइजली। दोस्तों जब हम किसी भी वार्प शीट की या यार्न की साइजिंग करते हैं तो उसको बहुत सावधानी से और बिल्कुल एक्यूरेसी से, मतलब क्लोजली पैरामीटर को सेट करके करते हैं। इम्प्रॉपर एंड पुअर साइजिंग रिजल्ट्स मैनी डिफिकल्टीज इन वीविंग। दोस्तों यदि आपके वार्प की शीट की साइजिंग यदि पुअर होती है या इम्प्रॉपर होती है, सही तरीके से नहीं करेंगे आप, तो क्या होगा, ये जो आपकी वार्प शीट है वीविंग के दौरान बहुत सारी डिफिकल्टीज क्रिएट करेगी। एक्सेस अमाउंट ऑफ साइजिंग आल्सो क्रिएट्स डिफिकल्टीज। दोस्तों यदि अब आपने किसी भी डर के मारे कि हमारा धागा टूटे ना, साइजिंग ज़्यादा लगा देंगे तो साइज परसेंटेज ज़्यादा कर देंगे तो धागा टूटे ना, तो उस केस में बहुत से लोग क्या करते हैं, साइज पिकअप बढ़ा देते हैं। बट दोस्तों यदि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपका साइज पिकअप धागे के ऊपर आ जाता है तो वो भी वीविंग के अंदर आपकी डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। द अमाउंट ऑफ साइज पिकअप इज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द यार्न पैरामीटर यूज्ड इन द वार्प। दोस्तों जो हम वार्प शीट के ऊपर साइज पिकअप अप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं कि जो हमारा वार्प में यार्न चल रहा होता है उसके यार्न पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ करेक्ट साइजिंग इंग्रेडिएंट्स प्लेज मेजर रोल इन द क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ साइजिंग। दोस्तों किसी भी बीम की जो साइजिंग होती है उसमें आपके साइजिंग इंग्रेडिएंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। यदि हम करेक्ट साइजिंग इंग्रेडिएंट्स चूज करेंगे तो हमारी साइजिंग की परफॉर्मेंस बेटर होगी। बेटर प्रोसेस कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल इन साइजिंग ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द साइजिंग। अब दोस्तों अब आप साइजिंग कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आप अच्छा प्रोसेस कंट्रोल करेंगे, मतलब आपके जो मशीन के सारे फंक्शन हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे होंगे। एंड क्वालिटी कंट्रोल दोस्तों, और क्वालिटी कंट्रोल अगर आपका अच्छा होगा तो क्या होगा कि इससे हमारे जो बीम की परफॉर्मेंस या साइजिंग की परफॉर्मेंस बेटर आएगी। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो हम साइजिंग करते हैं तो इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ साइजिंग प्रोसेस। देखिए दोस्तों, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइजिंग प्रोसेस आर गिवन बिलो। नीचे हम दे रहे हैं कि ये जो हमारा साइजिंग प्रोसेस होता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव्स होता है टू इम्प्रूव द वीवेबिलिटी ऑफ वार्प यार्न। दोस्तों दूसरा ऑब्जेक्ट होता है टू इम्प्रूव द फाइबर टू फाइबर एडिशन फोर्स इन द यार्न। दोस्तों हमारे धागे के अंदर जो फाइबर होते हैं उनके अंदर भी एक फोर्स होता है जो धागों को पकड़ के रखता है। तो दोस्तों जब हम साइजिंग में एडेसिव और बाइंडर की एक थिन लेयर अप्लाई करते हैं तो उससे आपके धागे में एडिशन फोर्स बढ़ जाती है। दोस्तों टू प्रिवेंट स्लीपेज ऑफ फाइबर इन द यार्न ड्यूरिंग वीविंग। दोस्तों जब हम साइजिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे धागे में जो यार्न में फाइबर स्लिप होने की संभावना होती है वो घट जाती है। टू मेक द यार्न ट्विस्ट परमानेंट बाय अप्लाइंग एडेसिव फिल्म ऑन द यार्न सरफेस। दोस्तों जो हमारे सिंगल प्लाई यार्न के अंदर जो ट्विस्ट होता है तो उसके खुलने की संभावना होती है वीविंग के दौरान, क्योंकि वीविंग में क्या होता है कि जब हमारे धागे अप एंड डाउन की पोजीशन में मूव करते हैं बार बार तो वो यार्न होते हैं आपस में रगड़ते हैं और रगड़ने से उनमें रोलिंग एक्शन होता है, मतलब वो धागे ट्विस्ट करते हैं कभी लेफ्ट में कभी राइट में, और ट्विस्ट करने से क्या होता है कि जो धागे का ट्विस्ट होता है वो खुल जाता है।
तो जब हम धागे के ऊपर एक थिन फिल्म अप्लाई कर देते हैं एडेसिव और बाइंडर की, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो धागे में ट्विस्ट है वो परमानेंट हो जाता है। तो धागा कितना भी रोल करता रहे बट उसका ट्विस्ट नहीं खुलता है। टू स्ट्रेंथन द वार्प यार्न, दोस्तों वार्प के धागे की स्ट्रेंथ बढ़ाना। टू इम्प्रूव द एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ द वार्प यार्न, दोस्तों जो वार्प के धागे का एब्रेशन रेजिस्टेंस इंप्रूव करना। टू प्रोटेक्ट द यार्न फ्रॉम बीइंग रप्चर्ड ड्यूरिंग पासिंग थ्रू ड्रॉप पिन, आई ऑफ हील्ड वायर एंड डेंट ऑफ द रीड, दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा जो वार्प का धागा होता है ड्रॉप पिन से गुजरता है, आई ऑफ हील्ड वायर से गुजरता है और डेंट ऑफ रीड से गुजरता है, तो उसके अंदर जब रगड़ उत्पन्न होती है डेंट और धागे के बीच में, तो धागे को रप्चर होने की संभावना होती है। तो ये जो साइजिंग की लेयर होती है धागे को रप्चर होने से बचाती है। टू रिड्यूस द हेरीनेस ऑफ द वार्प यार्न, दोस्तों जैसे ही हम अपने धागे के ऊपर साइजिंग की एक लेयर अप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है जो प्रोट्रूडिंग फाइबर होते हैं यार्न सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं, तो उसके बाद में जब वीविंग में जाते हैं तो वो इंटेंगल नहीं होते हैं और हमारा धागा इजीली चलता रहता है। तो धागे की साइजिंग करने से जो हेरीनेस होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। अगला होता है दोस्तों टू इम्प्रूव द स्मूथनेस ऑफ द वार्प यार्न, दोस्तों साइजिंग से क्या होता है कि हमारे धागे की जो स्मूथनेस होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि साइजिंग में सॉफ्टनर वगैरह भी यूज किया जाता है तो उससे धागा स्मूथ हो जाता है। टू इंश्योर गुड फैब्रिक क्वालिटी इन वीविंग, दोस्तों साइजिंग का एक ऑब्जेक्ट ये भी होता है कि जो हमारा कपड़ा बन रहा है वो अच्छी क्वालिटी का बने। टू इंश्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ वीविंग प्रोसेस, दोस्तों साइजिंग होने से आपके लूम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दोस्तों एक होता है टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इन द यार्न ड्यूरिंग वीविंग, दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा धागा होता है और लूम पर चल रहा होता है तो वो आपस में रगड़ खाता है, तो आपस में रगड़ खाने से क्या होता है कि धागे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि साइजिंग के अंदर ही एक एंटी स्टैटिक एजेंट ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि लूम के ऊपर जब धागा रगड़ता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होता है। अब दोस्तों देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ साइजिंग क्या होता है, मतलब जो हम साइजिंग कर रहे हैं, साइजिंग के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं और उनसे जो साइजिंग की जो फिल्म बन रही है और आपके धागे के ऊपर लग रही है, तो उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होने चाहिए, तो उसके बारे में दोस्तों मैंने बताया आपको। द फिल्म ऑफ एडेसिव शुड बी एज फ्लेक्सिबल एज पॉसिबल। अब दोस्तों जो हम साइजिंग में थिन फिल्म अप्लाई करते हैं तो वो जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा या लूम को रन करने के लिए अच्छा होगा। दोस्तों दूसरा रिक्वायरमेंट होता है लॉस ऑफ एलोंगेशन एट ब्रेक ऑफ यार्न शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। दोस्तों मैंने पहले बताया आपको कि जब साइजिंग करते हैं तो हमारे धागे के अंदर क्या होता है एलोंगेशन घट जाती है, तो ये जो लॉस ऑफ एलोंगेशन है, सपोज करिए हमारे धागे में बिफोर साइजिंग एलोंगेशन था 5% और साइजिंग होने के बाद में रह गया 3%, तो लॉस ऑफ एलोंगेशन कितना हुआ 2% हुआ। तो ये जो आपका लॉस ऑफ एलोंगेशन है ये हमारी साइजिंग प्रोसेस में जितना मिनिमम हो सकता है वो होना चाहिए। द एडेसिव फिल्म शुड नॉट बी ब्रेक ड्यू टू एब्रेशन ड्यूरिंग वीविंग। अब दोस्तों एक होता है कि जो हमारी एडेसिव फिल्म है वो जब हमारी वीविंग हो रही हो तो एब्रेशन से वो क्रैक नहीं होनी चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वार्प शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। दोस्तों हमारी वार्प शीट के अंदर क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे वार्प शीट में स्टैंडर्ड मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए उसको हमेशा रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है। यदि मॉइस्चर कम रह जाता है तो वार्प ब्रेक्स ज़्यादा आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों देयर शुड बी मिनिमम स्टिकिंग एंड इन द साइजिंग बीम। दोस्तों हमारे जो साइजिंग बीम के अंदर स्टिकिंग एंड होते हैं वो कम से कम होने चाहिए। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट साइजिंग लिक्विड पेनेट्रेट्स द यार्न। दोस्तों हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि जो साइजिंग लिक्विड है वो सिर्फ यार्न की सरफेस पर ही नहीं लगना चाहिए, उसको यार्न के अंदर तक पेनेट्रेट भी करना चाहिए। इट शुड नॉट कोटेड ओनली सरफेस ऑफ द यार्न। दोस्तों अब अगला रिक्वायरमेंट होता है स्ट्रेच परसेंटेज शुड बी मिनिमम टू कंट्रोल
द लॉस ऑफ एलोंगेशन एट ब्रेक। दोस्तों जो हमारे बार शीट के अंदर स्ट्रेच परसेंटेज है उसको मिनिमम होना चाहिए, जिससे कि हमारे यान के अंदर जो लॉस ऑफ एलोंगेशन है वो कम हो। दोस्तों size pickup should be proper to reduce bar breakages in the weaving। दोस्तों जो हमारे बार शीट है उसके अंदर जो साइजिंग लिक्वर का है पिकअप है या साइज पिकअप है उसको प्रॉपर होना चाहिए। साइज पिकअप बिलो द रिक्वायर्ड अमाउंट एंड एक्सेस अमाउंट इज ऑलवेज डेंजर इन साइजिंग। दोस्तों क्या होता है कि यदि आपकी बार शीट के अंदर जो साइज पिकअप है या तो वो रिक्वायर्ड से बिलो हो गया, कम हो गया, या रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो गया, तो दोनों ही केस में ये डेंजरस होता है। दीज फैक्टर्स शुड बी कंट्रोल्ड नेसेसरीली। दोस्तों ये जो दोनों फैक्टर हैं इनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। ऑल द बीम शुड हैव इक्वल टेंशन ड्यूरिंग साइजिंग टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म टेंशन इन द साइज्ड बीम। दोस्तों जो हम साइजिंग के अंदर डिफरेंट बहुत सारे बीम यूज करते हैं, तो साइजिंग के दौरान सारे बीम का टेंशन इक्वल होना चाहिए। एडेसिव फिल्म शुड बी स्मूथ। दोस्तों जो हम एडेसिव फिल्म अप्लाई कर रहे हैं वो स्मूथ होनी चाहिए। देयर शुड बी नो यार्न रप्चर ड्यूरिंग प्रोसेस। दोस्तों साइजिंग के प्रोसेस के दौरान हमारे यार्न के ऊपर कोई भी रप्चर नहीं होना चाहिए। हेरीनेस शुड बी रिड्यूस्ड। जो हमारा धागा है यार्न है उसकी हेरीनेस रिड्यूस्ड होनी चाहिए। बीम बाइंडिंग टेंशन शुड बी प्रॉपर। हमारे बीम का जो वीवर्स बीम है उसका जो बाइंडिंग टेंशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। देयर शुड बी मिनिमम शॉर्ट एंड इनसाइज बीम। दोस्तों हमारे साइजिंग के बीम के अंदर शॉर्ट एंड मिनिमम होने चाहिए। द बार एंड्स शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द बीम विच बाई यूजिंग करेक्ट डेंटिंग ऑर्डर। दोस्तों जो हमारा बीम होता है उसके अंदर सारे धागे इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि डेंटिंग ऑर्डर को करेक्ट तरीके से सिलेक्ट करना पड़ता है। अब दोस्तों आपके आते हैं साइजिंग इंग्रेडिएंट्स। मतलब साइजिंग इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? तो दोस्तों देखिए, द केमिकल्स टू बी यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ साइजिंग लिक्वर इज कॉल्ड साइजिंग इंग्रेडिएंट्स। जो हमारा साइजिंग लिक्वर होता है उसको प्रिपेयर करने में जो भी केमिकल यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं साइजिंग इंग्रेडिएंट्स। साइजिंग इंग्रेडिएंट्स में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। दोस्तों ये जो साइजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं प्राइमरी साइजिंग इंग्रेडिएंट्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी साइजिंग इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों अब देखिए प्राइमरी साइजिंग इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। द नेम्स एंड देयर रोल्स ऑफ प्राइमरी साइजिंग इंग्रेडिएंट्स आर गिवन बिलो। दोस्तों सबसे पहला जो आपका प्राइमरी साइजिंग इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है एडेसिव एजेंट। देखिए दोस्तों, द मेन रोल ऑफ एन एडेसिव एजेंट इन द साइजिंग लिक्विड इज टू फॉर्म ए थिन लेयर फिल्म ऑन द यार्न सरफेस। दोस्तों एडेसिव एजेंट का क्या फंक्शन होता है कि आपके धागे के ऊपर एक थिन फिल्म का निर्माण करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेजर पोर्शन ऑफ साइजिंग लिक्वर कंसिस्ट्स ऑफ एडेसिव एजेंट। जो हमारा साइजिंग लिक्वर होता है दोस्तों उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो एडेसिव एजेंट की होती है। इट पेनेट्रेट्स इनसाइड द यार्न एंड इंक्रीजेस द यार्न स्ट्रेंथ। दोस्तों ये जो हमारा एडेसिव एजेंट होता है वो आपके यार्न के अंदर तक पेनेट्रेट करता है जिससे हमारे यार्न की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। द प्रोट्रूडिंग फाइबर्स आल्सो बाइंड विद यार्न सरफेस एंड हेल्प टू इंक्रीज यार्न स्ट्रेंथ। दोस्तों जो हमारे धागे के बाहर प्रोट्रूडिंग फाइबर होते हैं वो भी यार्न सरफेस से चिपक जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे धागे की यार्न स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हेरीनेस ऑफ यार्न रिड्यूस्ड टू, और धागे की हेरीनेस भी घट जाती है। फिल्म ऑफ द यार्न सरफेस improves the abrasion resistance and smoothness of the barb yarn। दोस्तों ये जो एडेसिव एजेंट की फिल्म होती है जो हम अप्लाई करते हैं यार्न के ऊपर, इससे आपके धागे की एब्रेशन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और स्मूथनेस भी बढ़ जाती है। नाउ दीज डेज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडेसिव एजेंट्स आर यूज्ड इन साइजिंग।
दोस्तों आज की तारीख में जो एडिसिव एजेंट यूज हो रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक होता है सिंपल स्टार्च, इसको लोग प्लेन स्टार्च भी बोलते हैं, कोई ऑर्डिनरी स्टार्च भी बोलता है। तो देखिए दोस्तों, दिस इज अनट्रीटेड स्टार्च पाउडर। ये क्या होता है? एक अनट्रीटेड स्टार्च पाउडर होता है। मेनली मेज स्टार्च, सैगो स्टार्च, व्हीट स्टार्च, पोटैटो स्टार्च आर यूज्ड एज एडिसिव एजेंट इन साइजिंग। दोस्तों हमारे साइजिंग के अंदर जो एडिसिव एजेंट होते हैं उनमें हम किसका प्रयोग करते हैं? हम करते हैं मेज स्टार्च का, सैगो स्टार्च का, व्हीट स्टार्च, पोटैटो स्टार्च etc. The viscosity of sizing liquor with untreated starch is always high। दोस्तों यदि हम साइजिंग लिक्वर में अनट्रीटेड स्टार्च का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारे साइजिंग लिक्वर की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। इट गिव्स पुअर पेनेट्रेशन इन द वार्प यार्न। दोस्तों इससे क्या होता है कि हमारे जो साइजिंग के अंदर साइजिंग लिक्विड का जो पेनेट्रेशन होता है वो बहुत पुअर हो जाता है। दिस स्टार्च इज सुटेबल फॉर साइजिंग ऑफ कोर्स काउंट ऑफ यार्न अप टू 20 काउंट। दोस्तों ये जो हमारा प्लेन स्टार्च होता है इससे हम कोर्स काउंट के साइजिंग में यूज़ करते हैं। हम अच्छी तरीके से जो प्रयोग कर सकते हैं वो काउंट रेंज होती है आपकी 20 काउंट तक। The viscosity of untreated starch can be improved by adding potassium persulfate in it। दोस्तों यदि हम प्लेन स्टार्च या अनट्रीटेड स्टार्च यूज कर रहे हैं और उसमें हमें उसकी विस्कोसिटी को इम्प्रूव करना है, मतलब घटाना है, तो उसके अंदर हम पोटेशियम परसल्फेट थोड़ा सा मिला देते हैं। एंड इम्प्रूव्ड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड अलाउड टू यूज इट इन द साइजिंग ऑफ मीडियम काउंट ऑफ यार्न। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपकी विस्कोसिटी घट गई तो इससे हमें ये एक सुविधा हो जाती है और हम इस प्लेन स्टार्च को मीडियम काउंट यार्न में भी यूज करने में कामयाब हो जाते हैं। इट गिव्स बेस्ट परफॉर्मेंस इन वीविंग विद मीडियम स्पीड ऑफ द लूम। दोस्तों ये जो हमारा प्लेन स्टार्च होता है तो इसके अंदर जब हम लूम की स्पीड मीडियम रखते हैं तो हमारी लूम बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव। दोस्तों ये जो प्लेन स्टार्च होता है ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब सस्ता आता है। तो इट हेल्प्स टू कंट्रोल साइजिंग कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ बार। दोस्तों इससे क्या होता है कि हमारी जो साइजिंग की कॉस्ट होती है पर केजी ऑफ बार वो कंट्रोल रहती है। दोस्तों अब एक होता है थिन बॉइलिंग स्टार्च। तो देखिए थिन बॉइलिंग स्टार्च क्या होता है दोस्तों? इट इज केमिकली ट्रीटेड स्टार्च। इट हैज लोअर विस्कोसिटी देन अनट्रीटेड स्टार्च। दोस्तों ये जो आपका थिन बॉइलिंग स्टार्च होता है ये केमिकली ट्रीटेड होता है। इसकी जो विस्कोसिटी होती है अनट्रीटेड स्टार्च से कम होती है। इट ईजिली पेनेट्रेट्स इन द यार्न। इसका जो लिक्विड होता है वो ईजिली यार्न में पेनेट्रेट हो जाता है। व्हेन वार्प काउंट इंक्रीजेज, जैसे आपकी वार्प की काउंट इंक्रीज करती है, द साइज पिकअप परसेंटेज इज आल्सो इंक्रीज। दोस्तों जैसे ही आपकी काउंट फाइन होगी तो हमें साइज पिकअप बढ़ाना पड़ता है। Thus the concentration of liquid is also increases। दोस्तों जैसे ही आप साइज पिकअप बढ़ाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो साइजिंग लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है। बट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज केप्ट ऑलमोस्ट सेम बाय यूजिंग थिन बॉइलिंग स्टार्च। दोस्तों इस केस में क्या करते हैं कि हम साइजिंग लिक्विड का कंसंट्रेशन तो बढ़ाते हैं बट उसको हम जो उसकी विस्कोसिटी होती है उसको निश्चित रखने के लिए एक लिमिट से ज़्यादा ना बढ़े तो हम थिन बॉइलिंग स्टार्च का प्रयोग करते हैं। इट में बी सक्सेसफुली यूज इन द साइजिंग ऑफ मीडियम काउंट ऑफ यार्न। दोस्तों इसको हम मीडियम काउंट यार्न की साइजिंग में सक्सेसफुली यूज करते हैं। इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव दैन अनट्रीटेड स्टार्च। दोस्तों ये जो हमारा थिन बॉइलिंग स्टार्च होता है ये अनट्रीटेड स्टार्च से थोड़ा सा महंगा होता है। अब दोस्तों एक आता है मॉडिफाइड स्टार्च। इट केमिकली मॉडिफाइड स्टार्च। दोस्तों ये जो हमारा मॉडिफाइड स्टार्च होता है ये केमिकली मॉडिफाइड होता है। इट हैज़ वेरी लो विस्कोसिटी। इसकी बहुत विस्कोसिटी कम होती है, इसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। इट गिव्स द बेस्ट पेनेट्रेशन इफेक्ट इन द यार्न। दोस्तों यदि हम अपने साइजिंग लिक्विड में मॉडिफाइड स्टार्च एज ए एडिसिव एजेंट यूज करते हैं तो हमें एक अच्छी साइजिंग केमिकल की पेनेट्रेशन मिलती है यार्न के अंदर। इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ यार्न काउंट। ये जो हमारा मॉडिफाइड स्टार्च होता है
वो सारे काउंट के लिए सूटेबल होता है। इट कैन बी यूज फॉर साइजिंग ऑफ बार ऑफ हाई स्पीड लूम। दोस्तों ये जो हमारा मॉडिफाइड स्टार्च है ये हाई स्पीड लूम के लिए यूज़ किया जाता है। गुड क्वालिटी ऑफ फैब्रिक रिजल्ट्स विद दिस एडेसिव। दोस्तों और इससे क्या होता है कि हमारे कपड़े की जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग दिस एडेसिव। दोस्तों यदि हम मॉडिफाइड स्टार्च को यूज़ करते हैं तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त होती है। दिस इज मच एक्सपेंसिव सो दैट इट इज यूज्ड इन द साइजिंग ऑफ फाइन काउंट ऑफ बार yarn ओनली। दोस्तों चूंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है इसलिए हम सिर्फ इसको फाइन काउंट yarn के लिए यूज़ करते हैं। अब दोस्तों एक आता है आपका वाइंडिंग एजेंट। तो दोस्तों वाइंडिंग एजेंट क्या होता है? इट इज़ यूज टू मेक द एडेसिव फिल्म एनफ स्ट्रॉन्ग। दोस्तों वाइंडिंग एजेंट का प्रयोग सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो आपने यार्न के ऊपर एक थिन फिल्म बनाई है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। द एडेसिव फिल्म हैज ब्रिटलनेस। जो एडेसिव फिल्म होती है वो क्या होती है, उसकी टेंडेंसी होती है ब्रिटलनेस होती है, वो आसानी से टूट जाती है, चटक जाती है। व्हेन इट पासेज थ्रू वेरियस काइंड ऑफ एब्रेसिव एक्शंस। दोस्तों जब ये डिफरेंट टाइप के एब्रेसिव एक्शन से गुजरती है एंड जर्क्स ड्यूरिंग वीविंग, और जर्क से भी गुजरती है, द एडेसिव फिल्म बिकम्स क्रैक्ड एंड ब्रेकेज रिजल्ट ड्यूरिंग वीविंग। दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो एडेसिव फिल्म होती है वो क्रैक हो जाती है, और क्रैक होने से क्या होता है कि वीविंग के दौरान में बार ब्रेकेजेज बढ़ जाते हैं। द वाइंडिंग एजेंट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द एडेसिव फिल्म एंड प्रिवेंट टू बिकम क्रैक। दोस्तों जो हमारा वाइंडिंग एजेंट होता है वो हमारी एडेसिव फिल्म को एक स्ट्रेंथ देता है और इसको क्रैक होने से बचाता है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ बाइंडिंग एजेंट्स विच आर बीइंग यूज्ड इन साइजिंग एट प्रेजेंट टाइम। दोस्तों आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे बाइंडिंग एजेंट हैं जो इंडस्ट्री में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो कुछ बाइंडिंग एजेंट के नाम मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। दोस्तों एक होता है ग्वार गम, एक होता है CMC मतलब कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, एक होता है पॉलीविनाइल अल्कोहल मतलब PVA, एक होता है पॉलिस्टर बाइंडर, उसमें बहुत सारे आते हैं, आर बाइंड, विल बाइंड, PS, इकोसाइज और भी बहुत सारे आते हैं जाइडेक्स वगैरह के। एक होता है एक्रेलिक बाइंडर, रेन साइज एक्सेल होता है। दोस्तों above binding agents are used individually or within combination according to requirement। दोस्तों ये जो बाइंडिंग एजेंट होते हैं इनको या तो अकेला यूज किया जाता है या इनको कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। द वर्क काउंट आर ऑलवेज टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर सिलेक्शन ऑफ बाइंडिंग एजेंट। दोस्तों यदि आप बाइंडिंग एजेंट का सिलेक्शन कर रहे हो कि हमें कौन सा बाइंडिंग एजेंट यूज करना चाहिए तो आपको हमेशा जो साइजिंग कर रहे हो उसमें कौन सा धागा यूज किया गया है, उसकी वर्क काउंट क्या है, उसके अनुसार ही आपको बाइंडिंग एजेंट का सिलेक्शन करना होता है। अब तीसरा आता है सॉफ्टनिंग एजेंट। देखिए दोस्तों सॉफ्टनिंग एजेंट क्या होता है? इट इज यूज टू मेक द एडेसिव फिल्म मोर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। दोस्तों अब इसका काम क्या होता है कि अब आपके धागे के ऊपर एक एडेसिव की फिल्म बनी है, हमने बाइंडिंग एजेंट मिला दिया तो वो स्ट्रेंथन भी हो गई, बट अब वो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सॉफ्टनिंग एजेंट यूज करते हैं, उससे आपकी जो एडेसिव की फिल्म है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। एज वी नो दैट द बार yarn passes थ्रू डिफरेंट एंगल्स। दोस्तों जो हमारा बार yarn होता है वीविंग के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पास होता है, अलग अलग एंगल पे वो टेढ़ा होता है फिर सीधा होता है, सो दैट द एडेसिव फिल्म बिकम्स क्रैक ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट ऑफ yarn। दोस्तों बेंडिंग मूवमेंट की वजह से आपकी जो एडेसिव फिल्म होती है वो क्रैक हो जाती है। दिस प्रॉब्लम नेसेसिटेट्स दैट द एडेसिव फिल्म शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो दोस्तों इसलिए हमें आवश्यकता पड़ती है कि हमारी जो एडेसिव की फिल्म है उनमें स्ट्रेंथ तो आ गई बट उसको सॉफ्ट भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉफ्टनिंग एजेंट्स आर यूज नाउ दिस डेज। दोस्तों कुछ सॉफ्टनिंग एजेंट के नाम मैं बता रहा हूँ जो आज के तारीख में यूज होते हैं। तो उनमें कौन कौन से होते हैं? वेजिटेबल फैट्स होते हैं, उसमें क्या होता है डालडा होता है, रिफाइंड ऑयल भी यूज करते हैं कुछ लोग। एनिमल फैट्स होते हैं, मटन टालो होता है उसका एग्जाम्पल,
और कुछ होते हैं दोस्तों सिंथेटिक सॉफ्टनर होते हैं, उनमें आर सॉफ्ट है, टेक्सटाइल बैग्स वगैरह होता है। तो और जाइडेक्स के भी आते हैं। द लिटिल अमाउंट ऑफ सॉफ्टनर इज यूज्ड इन द साइजिंग लिक्वर। दोस्तों साइजिंग लिक्वर के अंदर हम बहुत थोड़ी मात्रा में सॉफ्टनिंग एजेंट यूज करते हैं। इट डज नॉट अफेक्ट द कॉस्टिंग ऑफ साइजिंग प्रोसेस इन मच स्केल। दोस्तों जो हमारा सॉफ्टनिंग एजेंट होता है तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो आपके साइजिंग की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है। अब दोस्तों दूसरे हैं सेकेंडरी साइजिंग इंग्रेडिएंट्स। तो दोस्तों देखिए सेकेंडरी साइजिंग इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। द सेकेंडरी साइजिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ साइजिंग एजेंट आर गिवन बिलो। दोस्तों नीचे हम दिखा रहे हैं कि सेकेंडरी साइजिंग इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो इसमें देखिए एक होता है एंटी स्टैटिक एजेंट। दोस्तों ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इन द बार्ब यार्न ड्यूरिंग वीविंग। ये आपका एंटी स्टैटिक एजेंट होता है, वो आपके बार्ब के धागे में ड्यूरिंग वीविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होने से रोकता है। व्हेन द बार्ब मेक्स अप एंड डाउन मूवमेंट ड्यूरिंग वीविंग, जब आपका बार्ब का धागा वीविंग के दौरान अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, द एंड्स रब टू ईच अदर, ये जो आपके धागे होते हैं बार्ब के एक दूसरे से रब करते हैं, एंड जनरेट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इन द बार्ब। दोस्तों ये रब करने से क्या होता है कि आपके बार्ब शीट के धागों के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप होते हैं। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कॉजेज बार्ब ब्रेकेज ड्यूरिंग वीविंग। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अब आपके धागे पे यदि आ जाता है तो ड्यूरिंग वीविंग आपके मशीन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बार ब्रेकेजेस क्रिएट करता है। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एंटी स्टैटिक एजेंट इज यूज्ड इन द साइजिंग लिक्वर। दोस्तों ये जो हमारी साइजिंग लिक्वर होती है इसके अंदर एंटी स्टैटिक एजेंट की बहुत थोड़ी मात्रा प्रयोग की जाती है। द टाइप ऑफ एंटी स्टैटिक एजेंट आर गिवन बिलो। दोस्तों हम कुछ नाम दे रहे हैं एंटी स्टैटिक एजेंट के जो यूज किए जाते हैं। पहला है सेप्कोस्टेट, दूसरा है LV40, तीसरा है PAA40। दोस्तों अब देखिए एक होता है एंटीसेप्टिक एजेंट। दोस्तों एंटीसेप्टिक एजेंट का क्या प्रयोग होता है, तो देखिए इट इज यूज टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया और माल्ड्यू फॉर्मेशन इन द साइड बीम और फैब्रिक वोवन फ्रॉम साइड बीम। दोस्तों ये जो एंटीसेप्टिक एजेंट होता है ये आपके कपड़े के अंदर या साइड बीम के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या माल्डी फॉर्मेशन को रोकता है। व्हेन द साइड बार और फैब्रिक रिमेन्स अनयूज्ड। दोस्तों कभी कभी क्या होता है आपने बीम बना के रख लिया या कपड़ा बना के रख लिया साइड बीम से, तो उसमें यदि आपका कपड़ा या बीम बहुत लंबे समय तक अगर पड़ा रहे तो उसके अंदर संभावना होती है कि आपके धागे के अंदर या आपके कपड़े के अंदर क्या होगा, बीम के अंदर के बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो सकती है या माइल्ड्यू फॉर्मेशन हो सकती है। देयर आर चांसेज ऑफ बैक्टीरिया और माइल्ड्यू फॉर्मेशन इन ह्यूमिड कंडीशंस और रेनी सीजन। दोस्तों यदि आपकी डिपार्टमेंट की कंडीशंस ह्यूमिड रहते हैं, जहाँ पे आपका बीम रखा है या जहाँ पे आपका कपड़ा रखा है, या रेनी सीजन में आपके सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर होता है वो ह्यूमिड हो जाता है, तो उस टाइम पे आपके कपड़े में या आपके साइड बीम के अंदर बैक्टीरिया या माइल्ड्यू फॉर्मेशन हो सकता है। सम एंटी स्टैटिक एजेंट इज एडेड टू द साइजिंग लिक्विड टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। दोस्तों इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एंटी स्टैटिक एजेंट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम नीचे बता रहे हैं कौन कौन से एंटी स्टैटिक एजेंट प्रयोग किए जाते हैं। पहला है सैलिसिलिक एसिड, दूसरा है जिंक क्लोराइड, तीसरा है फिनॉल और चौथा है एमल्सीफायर और पांचवा है कॉपर सल्फेट। दोस्तों अब एक होता है हाइग्रोस्कोपिक एजेंट। दोस्तों देखिए ये जो हाइग्रोस्कोपिक एजेंट होता है इसका क्या काम होता है। द मेन रोल ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक एजेंट इन द साइजिंग लिक्विड इज टू इम्प्रूव द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ बार फ्रॉम एयर। दोस्तों इसका मेन रोल होता है कि जो आपकी बार्ब शीट जिसकी साइजिंग हुई है तो उसकी मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाना ड्यूरिंग वीविंग। दोस्तों सिंस वी नो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉटन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग मॉइस्चर परसेंटेज। दोस्तों हम जानते हैं कि जब
हमारे धागे में या वार्प शीट में मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। व्हेन द वार्प एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ड्यूरिंग वीविंग, दोस्तों जब हमारा वार्प का धागा ड्यूरिंग वीविंग मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, द वार्प ब्रेकेज रेट इज रिड्यूस्ड। दोस्तों क्या होता है कि हमारा वार्प ब्रेकेज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। द मेजरली यूजिंग हाइग्रोस्कोपिक एजेंट आर गिवन बिलो। दोस्तों जो बहुतायत में हाइग्रोस्कोपिक एजेंट प्रयोग होते हैं उनमें से हम दो नाम बता रहे हैं आपको, एक फ्रेंच चॉक होता है, एक चाइना क्ले होता है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि साइजिंग प्रोसेस क्या होती है और साइजिंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है और जो हमारी साइजिंग होती है उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं साइजिंग के, और हम कौन कौन से साइजिंग इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। तो दोस्तों देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।